हेलो एवरीवन, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास नंबर 4 है जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मेंस और प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इससे पिछली क्लास जो थी वो भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो लेयर से संबंधित है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। और हमने बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ी थी, जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या हैं, भूकंप उसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, और कौन कौन से तत्व हैं जो पृथ्वी पर मैक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पूर्ण पृथ्वी में मैक्स रूप में पाए जाते हैं। मैंने अंतर बताया था, एक तो सतह पर मैक्स पाए जाने वाले हैं और एक पूर्ण पृथ्वी पर मैक्स पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा, पृथ्वी की जो संरचना है वो प्लेट्स के रूप में डिवाइड है। ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स हैं पृथ्वी पर। इन प्लेट्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि ये प्लेट्स अंदर उपस्थित मैग्मा के कारण, मैंने आपको बताया था अंदर का मैग्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जिस कारण वो फ्लो करता है, तो उससे ऊपर जो अटैच्ड प्लेट हैं वो भी इसके साथ फ्लो करती हैं, जिस कारण वो आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से घर्षण करती हैं। ठीक है, एक दूसरे पर घर्षण करती हैं, जिस कारण भूकंप की घटना घटित होती है। जैसे देखें, हमको कैसे पता चलता है, पहले एक पेंजिया नाम का एक इतना बड़ा भूखंड था जो 2 भागों में बटा, लॉरेंसिया और गोंडवाना। उसके बाद फिर हमको अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लेट्स हैं वो गति कर रही हैं। इन प्लेट की गति से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया भूकंप कैसे आते हैं इसका। अब मेंटल भाग फ्लो करता है, जिस कारण सतह भी फ्लो करता है, जो भूकंप का कारण बनता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप इसको नोट करना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर एक जगह पे। अब हम पढ़ते हैं कि भूकंप आता कैसे है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर हमको जो सतह पर दिखती है पृथ्वी वैसी नहीं है, उसके अंदर प्लेट्स हैं अलग अलग। वो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या घर्षण कर रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जकड़न छूट रही है उनकी, दूर जाने पर एक दूसरे पर टकरा रही हैं तो दबाव डाल रही हैं, जिससे प्लेटें उठ रही हैं, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, या घर्षण कर रही है तो एक दूसरे को तोड़ रही हैं वो प्लेटें। तो वहाँ पर एक झटका लगेगा अचानक से, तो वहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा। ठीक है, भूकंप क्या है, एक झटका ही तो है, तो वहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा। जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहा जाता है, यानी कि केंद्र। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उसको केंद्र कहा जाएगा। और जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, सबसे नज़दीकी दूरी भूकंप के केंद्र से सतह की, वो जहाँ पर आता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के केंद्र से सबसे नज़दीकी सतह जहाँ पर वो सबसे पहले पहुँचता है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अब जब भूकंप शुरू होता है केंद्र से, तो वो सतह पर आने पर 2 प्रकार की उसमें तरंगा आती हैं। ठीक है, और एक तरंग सतह से चलना शुरू होती है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भूगर्भिक तरंगें जो फोकस से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग से 2 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक प्रकार की तरंग निकलती है जिसे कहा जाता है भूगर्भिक तरंग। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली तरंग को कहा जाता है भूगर्भिक तरंग। एक जो अधिकेंद्र से शुरू होगी सतह पर, उसको कहा जाता है धरातलीय तरंगें, यानी कि अधिकेंद्र से चलने वाली तरंगें धरातलीय होती हैं। अब हमने तरंगें कितने प्रकार की पढ़ी, एक जो केंद्र से शुरू हो रही है और एक अधिकेंद्र से शुरू हो रही है। अब केंद्र से शुरू होने वाली तरंगें 2 प्रकार की हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। एक होती है पी तरंग, यानी कि प्राइमरी तरंग। दूसरी होती है एस तरंग, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी तरंग कहा जाता है। एक अधिकेंद्र से चलती वाली तरंगें होती हैं जिन्हें एल वेव, लव वेव या सतही तरंग कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने अभी। फोकस से तरंग जो निकलती है उन्हें कहा जाता है भूगर्भिक तरंगें। सतह से चलने वाली तरंगों को कहा जाता है धरातलीय तरंगें। अब भूगर्भिक तरंगें, यानी कि जो केंद्र से आ रही हैं, भूगर्भिक तरंगें भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, एस तरंग और पी तरंग। अधिकेंद्र से केवल एक तरंग चलती है जिसे लव वेव, यानी कि एल वेव या सतही तरंग कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरंगें हमारे पास आ गई, 2
जो केंद्र से चलेंगी, एक जो अधिकेंद्र से चलेगी। ठीक, अब हम पी तरंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी तरंग। ये अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती हैं। अनुदैर्घ्य मतलब कि संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव, बहुत संकुचित हो जाएंगी फिर फैल जाएंगी। यानी कि ये देखो, ये फैला हुआ है, ये संकुचित हो गया, फिर फैला है, फिर संकुचित हो गया, फिर फैला है, फिर संकुचित हो गया, फिर फैला, फिर संकुचित हो गया, फिर फैला। यानी कि ध्वनि तरंग भी ऐसे ही कार्य करती हैं, फैलना संकुचित होना, फैलना संकुचित होना। दाब तरंगें भी ऐसी कार्य करती हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी तरंग किसके भांति कार्य करती हैं, तो वहाँ पर अगर ध्वनि तरंग या दाब तरंग है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तरंग और कण की दिशा सेम होती है, यानी कि जब किसी कण को धक्का देंगे, जिस डायरेक्शन में कण जाएगा कोई, या कोई पदार्थ जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पी वेव भी जाएंगी। ठीक है, कण की दिशा और पी वेव की दिशा एक ही होती है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, आप समझे इस बात को। जैसे एक कण है, अब यहाँ पर भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, तो कण की दिशा और वेव की दिशा एक ही होगी। कण भी आगे को ही गति करेगा, ये कण आगे को ही गति करेगा, और वेव भी इसी दिशा में गति करेगी। ठीक है, वेव की डायरेक्शन भी यही रहेगी, आगे पीछे जो संकुचन और फैलाव है कण की दिशा में ही होगा वो। फिर हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, इनकी स्पीड जो है वो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 7 से 8 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, एक सेकंड में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। प्राइमरी तरंगें क्यों कहा जाता है इन्हें? प्राइमरी तरंग मतलब कि सबसे पहली तरंग, सबसे पहले सतह पर पहुंचती हैं। इनकी स्पीड जो है, सभी तरंगों में 3 प्रकार की तरंगें पढ़ी हमने, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो प्राइमरी तरंग की है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, जो फर्स्ट आता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये इसे ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट आता है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, यानी कि ये सॉलिड में भी चलेंगी, लिक्विड में भी चलेंगी और गैस में भी चलेंगी। ठीक है, जो फर्स्ट आता है उसकी स्पीड तेज़ होती है और वो हर चीज़ में तेज़ होता है, यानी कि सॉलिड में भी चलेगा, लिक्विड में भी चलेगा और गैस में भी चलेगा, उसका हर एक सब्जेक्ट क्लियर होता है, तभी वो फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी वेव है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव यानी कि एस वेव के बारे में। इनकी स्पीड जो है वो 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि ये एक सेकंड में 4 से 5 किलोमीटर चल सकती हैं। और इनकी जो तरंग का वो है, संचरण है, वो अनुप्रस्थ प्रकार का है। अनुप्रस्थ मतलब कि ये कण की दिशा के लंबवत चलती हैं। जैसे कण ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे चलती हैं, यानी कि उनको डिस्टर्ब करते हुए। ठीक, कण की दिशा के लंबवत चलते हैं। पानी की लहर, जैसे आप किसी शांत तालाब में एक पत्थर मारेंगे तो उसमें लहर कैसे उत्पन्न होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लहर होती है ना, तो वैसे ही ये तरंगें भी चलती हैं। ये विनाशकारी तरंगें, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रखा है। प्राइमरी वेव झटके से आ रही है, झटके से ख़त्म होगी, पता भी नहीं चलता है। नॉर्मली हमको प्राइमरी वेव का पता नहीं चलता, हमको सेकेंडरी वेव महसूस होती है जिसमें हमको झटके महसूस होते हैं। ठीक है, वो विनाशकारी तरंगें होती हैं। अभी विनाशकारी हैं तो सिर्फ सॉलिड में चल पाती हैं, जो दूसरा आ रहा है वो सिर्फ सॉलिड में चलेगा, लिक्विड में नहीं चल पाती हैं और गैस में नहीं चल पाती हैं। भूकंप को मापा किस चीज़ से जाता है? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। ये ग्राफ है ना, ग्राफ में मापा जाता है। और स्केल से क्या करेंगे? मापेंगे, स्केल से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ में मापा जाता है और स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। देखो, सेकेंडरी वेव मैंने बताया ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गति करती हैं। और प्राइमरी वेव, ये देखो यहाँ पर तक फैलाव है, फिर संकुचन हो गया, फिर फैलाव, फिर संकुचन, फिर फैलाव, फिर संकुचन, ऐसे प्राइमरी वेव चलती हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर कैसे गति करती हैं ये तरंगें। अब जो प्राइमरी वेव है, मान लो यहाँ पर भूकंप आया, ये केंद्र है भूकंप का, अधिकेंद्र। ठीक है, यहाँ से ये संचरण करना शुरू करेंगी। ठीक, यहाँ से संचरण करेंगी पूरी पृथ्वी पर, सब जगह संचरण करेंगी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लिक्विड है। प्राइमरी वेव लिक्विड में चल सकती हैं, सेकेंडरी वेव लिक्विड में नहीं चल सकती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब प्राइमरी वेव लेकिन जब लिक्विड में जाती हैं तो मार्ग परिवर्तित कर देती हैं। ये क्यों करती हैं? कभी आपने पेंसिल को ऐसे पानी में डालकर देखा है कि वो टेढ़ी दिखती है? क्योंकि उसका परावर्तन हो जाता है, परावर्तन के कारण पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसे ही जब ये वेव
एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। सॉलिड से कहाँ जा रही हैं? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सॉलिड से लिक्विड में जा रही हैं तो इनका परावर्तन हो जाता है। देखो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जा रही हैं, फिर लिक्विड से फिर सॉलिड आता है, फिर सॉलिड से फिर लिक्विड में जा रही हैं, फिर सॉलिड में जा रही हैं, तो इनमें परावर्तन देखने को मिलता है हमें, जिस कारण हम समझ पाते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो लिक्विड फॉर्म में और कहीं कहीं पर ठोस भी है। ठीक है, पहले तो हमारा ठोस जो आवरण है बाहर का वो आता है, फिर लिक्विड फॉर्म आता है, फिर सॉलिड फॉर्म आ जाता है, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा प्राइमरी वेव गति कर रही हैं, लिक्विड में जाकर उनका मार्ग परिवर्तित हो जा रहा है, फिर वो सॉलिड में जा रही है तो वहाँ भी उनका मार्ग परिवर्तित हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, हमें एक छाया क्षेत्र मिल जाता है। ये कितना छाया क्षेत्र है इसका? 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक इसका छाया क्षेत्र है, मतलब कि इतने में हमें भूकंप महसूस ही नहीं होगा। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर हमें भूकंप महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर की किरणें तो परावर्तित हो गई है ना, उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया है। अगर हम सीधे चल रहे हैं और अचानक से हम तिरछे हो जाएंगे तो हम सीधे वाली डायरेक्शन में थोड़ी चल पाएंगे आगे, फिर तो हम तो तिरछे चले गए ना हम। तो ये सीधे यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? शैडो जोन हो गया। इसको क्या कहा जाता है? शैडो जोन। ठीक, सॉलिड में चलेंगी यस, लिक्विड में चलेंगी यस, पर जैसे ही असंबद्धता आएगी, असंबद्धता मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना या लिक्विड से सॉलिड में जाना, मार्ग में हमें परिवर्तन दिखता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, पेंसिल को अगर हम पानी में डालते हैं तो मार्ग में हमें विचलन दिखता है उसके। ठीक, ये एनसीईआरटी का मैप है जो एनसीईआरटी में दिया जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैंने इसको आपको बहुत आसानी से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा, लेकिन आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आए, रिमाइंड कर लेना वीडियो को और दोबारा पढ़ लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? इसका शैडो जोन किसको कहा जाता है? शैडो जोन जहाँ पर भूकंप महसूस नहीं होता है। डिग्री याद रखना है, 105 डिग्री से 145 डिग्री। छाया क्षेत्र इसको कहा जाता है, जहाँ भूकंप नहीं पहुंच पाता है, इसे छाया क्षेत्र कहा जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का भीतरी भाग द्रव के रूप में है, जिससे तरंगें विचलित हो जाती हैं। ठीक है, 105 डिग्री बोथ साइड, इधर भी 105 और 105 से 145, यहाँ भी 105 से 145। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंडरी वेव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था? सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में गति कर पाती हैं। पढ़ाया था ना, जो दूसरा आता है वो एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, बाकी सब्जेक्ट में ऐसी बुद्धू होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉलिड में गति करी इसने, अधिकेंद्र से चली, सॉलिड में चली चली, जैसे ही लिक्विड आया तो लिक्विड में तो चल ही नहीं पाएंगे ना, तो यहीं पर अटक जाएंगी ये। ठीक, यहाँ पर अटक जाएंगी, बाकी जहाँ जहाँ सॉलिड होगा वहाँ वहाँ चलेंगी। तो इसका जो शैडो जोन है वो बहुत बड़ा है। किसका शैडो जोन बड़ा है? सेकेंडरी वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा है। कितना है? 105 डिग्री से 105 डिग्री तक। ठीक, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक शैडो जोन छाया क्षेत्र बनाती है, क्योंकि ओनली फ्लो ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक, अब हम पढ़ते हैं तीसरी टाइप की तरंगें, जो कहाँ से शुरू होती हैं? धरातल से शुरू होती हैं, यानी कि अधिकेंद्र से शुरू होने वाली तरंगें, इसको कहा जाता है धरातलीय तरंग। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरंग होती है, यानी कि इसका कोई फिक्स मार्ग नहीं है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी गति करती है। ठीक है, ऊपर की चीज़ें अंदर घुस गई हैं। ये मेरे को उतना एग्जैक्ट मिल नहीं पाया था, मैप जो डायग्राम है उतना एग्जैक्ट मिल नहीं पाया, तो मुझे जो मिला मैंने वही प्रेजेंट किया है। देखो, ये ऊपर भी गति कर रही हैं, नीचे भी गति कर रही हैं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही हैं, बीच की चीज़ें अंदर धस जा रही हैं, नीचे उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग है। प्रकार निश्चित नहीं, जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि अनुप्रस्थ प्रकार की है, अनुदैर्घ्य प्रकार की है, लेकिन जो एल वेव हैं उनका कोई निश्चित प्रकार ही नहीं है, अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगें हैं, आंख बंद करके एल वेव लगा के आना, सही होगा आपका आंसर। अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, सतह पर चलती हैं, अधिकेंद्र से प्रारंभ होती है, इनकी जो स्पीड है
वो 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि ये 1 सेकंड में 2 से 3 किलोमीटर जाती हैं, यानी कि पूरा हिलाते हुए, पूरी ज़मीन हिलाते हुए जाती हैं। ये आराम से चलती हैं, बिल्कुल सब कुछ हिलाते हुए जाएंगी तो ज़्यादा विनाश करेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो भूकंप है वो ख़त्म होता है टॉपिक। अब अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना।